अच्छा, कॉरपोरेट एडवोकेसी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेट एडवोकेसी थोड़ा सा स्पेशल लॉज को भी कवर कर रही है असाइड फ्रॉम जनरल एडवोकेसी। अब डिफरेंस थोड़ा ये आ जाता है कि जनरल एडवोकेसी में सिविल, क्रिमिनल और फैमिली मैटर्स जो ऑर्डिनरी हैं वो हमारे दोस्त जो हैं उसको परसू कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कॉरपोरेट एडवोकेसी में थोड़े से स्पेशल लॉज आ जाते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, नैब ऑर्डिनेंस है, कस्टम्स एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स एक्ट है, और भी बहुत सारे ये मेन जो एक्ट्स हैं मैंने आपको बताए और लॉज स्टैट्यूट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं जो यहाँ पे कॉरपोरेट एडवोकेसी में चल रहे होते हैं, और ऐसे मामलात जो क्लाइंट्स हमारे पास लाते हैं हम उसको देख रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, जैसे कंपनीज़ एक्ट की बात की जाए तो वो कंपनीज़ के पूरे प्रोसीजर्स को डील करता है, रजिस्ट्रेशन से लेके वो अपना बिजनेस ऑपरेशन कैसे कंटिन्यू करेंगे, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बाकी चीज़ें वो सब ड्राफ्ट करके रखने होते हैं और अपने रिकॉर्ड पे लाने होते हैं कि क्या किस तरह मामला चलेंगे। लेकिन बेसिक यही होता है कि आप सबसे पहले नाम कोई अपने जहन में और आपने जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले वो टेकअप करेंगे, उसको जो है ना आप फाइंड सर्च में जाएंगे कंपनीज एसीसीपी में, वहाँ जाके सर्च करेंगे कि ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ऑफिशियल सर्च रिपोर्ट आपको मिलेगी। उसके बाद फिर अगर नहीं है और आपका वो नाम रिजर्वेशन में अप्रूव हो जाता है तो फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़र्दर प्रोसीड करेंगे। उसकी फिर आपका पेड अप कैपिटल जो है उसके अकॉर्डिंग फ़ी है वो फ़ी पे करेंगे और सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आगे जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें जाए कस्टम्स एक्ट की, तो उसमें ये है कि जो गुड्स पाकिस्तान में आ रही हैं उसमें कुछ गुड्स बैंड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो तो इन एनी केस नहीं आप इंपोर्ट कर सकते। जैसे बहुत सी गुड्स हैं जो इंडिया से आती हैं वो इम्पोर्टेबल नहीं है पाकिस्तान में, तो उसके लिए ये है कि फिर कस्टम्स अथॉरिटीज़ केस बनाते हैं और उस केस को फिर हम डिफेंड कर रहे होते हैं। बहुत सी जगहों पे ये होता है कि गुड्स इंपोर्टेबल हैं लेकिन वैल्यूएशन का इशू होता है, ड्यूटी टैक्सेस का इशू होता है, वो सारी चीज़ें कस्टम्स के अप्रेजमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो देखते हैं कि गुड्स इंपोर्टेबल हैं, येस इंपोर्टेबल हैं, तो उसके बाद उन पे जो ड्यूटी टैक्सेस पेड हैं वो ठीक है या नहीं। अगर नहीं होते तो वो शो कॉज करते हैं और फिर लीगल प्रोसीडिंग्स वो सारी चल रही होती हैं। तो उसके अलावा सेल्स टैक्स एक्ट भी इसी तरह है, जो रोज़मर्रा के आपके ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें आप ख़रीदते हैं बेचते हैं उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। उसकी कलेक्शन है, लेवी है, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल वो प्रॉपरली आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट देखता है। और अगर इन केस कहीं पे उनको लगता है कि सेल्स ज़्यादा है और सेल्स टैक्स प्रॉपर पे नहीं हुआ तो फिर वो लिटिगेशन की तरफ जाते हैं। अब सेल्स टैक्स में दो चीज़ें हैं, एक आपका ऑन सर्विस है जो प्रोविंस कलेक्ट कर रहा होता है और बाकी सप्लाईज पे जितनी भी गुड्स पे है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा इनकम टैक्स का भी इसी तरह है। इनकम टैक्स का मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा डिटेल में। उसकी एक वजह है कि बहुत से लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। हमारे सामने एक सवाल बार बार आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न, वाई शुड आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्हेन आई एम पेइंग टैक्स, या मेरी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। देखें, सबसे पहले तो एक बात अंडरस्टैंड करने की है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है, एक्सेप्शन वो दे रहा है कि मौत और टैक्स की कोई माफ़ी नहीं होती। तो आपकी सैलरी से अगर कट के आ रहा है या आपको कोई सर्विस या सप्लाईज पे पेमेंट मिल रही है उस पर कट के आ रहा है, गुड इनफ, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करने में आपको कोई एम्बिगिटी या हिंडरेंस फील नहीं करना चाहिए। आप उसको डॉक्यूमेंट करें, फेडरेशन को बताएं कि जी फ़लाँ बंदे ने किस मद में आपका टैक्स डिडक्ट किया, और वो रिटर्न्स फाइल करें। आपके जो एसेट्स हैं वो कितने हैं, कहाँ हैं, क्या एसेट्स हैं, उसको डॉक्यूमेंट करें। व्हेन यू हैव द लॉफुल इनकम, तो उसको डॉक्यूमेंट करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें एम्बिगिटी या हेजिटेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब लास्ट में फाइनली मैं आपको थोड़ा सा अपने स्पेशली एडवोकेट्स ब्रदर्स को ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा
कि हमने दोनों चीज़ें देखी। मैंने आपको स्पेशल लॉज का भी बताया जो कॉरपोरेट में ऑपरेशनल हैं। थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो एडवोकेट स्पेशल लॉज में काम कर रहा है या कॉरपोरेट में कर रहा है, उसके लिए जनरल एडवोकेसी थोड़ी सी आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं जैसे CRPC है, CPC है, वो स्पेशल लॉज के साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है जनरल एडवोकेसी में एक कॉरपोरेट एडवोकेट का चलना। बट वाइस वर्सा अगर करेंगे, अगर आप जनरल एडवोकेसी या जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको कॉरपोरेट एडवोकेसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसकी एक वजह ये है कि आपकी रिसर्च नहीं होती, स्पेशल लॉज में आपको कानून का पता नहीं होता। पर 8(1) जब आप उसको पढ़ेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो उस एक्सपर्टाइज्ड लेवल पे आप नहीं आ सकेंगे। तो इस वजह से ये डिफरेंस आपको बताना बहुत ज़रूरी था ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो चीज़ों का कि कॉरपोरेट एडवोकेसी किस तरह से चल रही है और उसका एक्सपोजर क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।